हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं सरकारी नौकरी। तो जैसा कि आप सबको पता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ चुकी है जिसे कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। तो इसके बारे में फटाफट बातें करते हैं। बहुत सारी बातें हैं, मैं आपको अच्छे से इसके डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी सिर्फ हाईलाइट्स आई हैं, किसी को न्यू एजुकेशन पॉलिसी की पूरी बात बिल्कुल नहीं पता है। तो हाईलाइट्स में सब कुछ अच्छा है, कोई भी कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपको इसके नेगेटिव पॉइंट्स, नेगेटिव एस्पेक्ट्स अच्छे से बताऊँगा, जो आप देख कर यकीन मानिए आप एग्री करेंगे। तो ये देखने के लिए वीडियो में बने रहिए। आगे बढ़ते हैं, मैं इसके पहले आपको इसके बारे में बता देता हूँ, जिसमें साफ तौर पे ये बताया गया कि हायर एजुकेशन बिल 2020 कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, मगर अभी भी ये पार्लियामेंट तक पहुंचा नहीं है। लेकिन वो अप्रूव हो जाएगा, इसकी कोई मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसा कि हर जगह मेजॉरिटी है भाजपा सरकार की, तो हर बिल अप्रूव होते ही जा रहे हैं, तो इसे भी अप्रूवल मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इससे बहुत साल पहले 1986 में राजीव गांधी ने इस्टेब्लिश किया था, और भाजपा के नए एजुकेशन ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी भाजपा के 2014 के मैनिफेस्टो में पहले से थी, जिसके ऊपर भाजपा काम करने वाली थी। तो मैं आपको यहाँ पे इसके सारे डिटेल में पॉइंट बता देता हूँ, जो किसी भी गवर्नमेंट एस्पिरेंट के बहुत ज़्यादा काम आएंगे, जो भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं, उन्हें भी ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हर एक की ज़िंदगी पे फ़र्क डालेगी, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इसमें अलग अलग चीज़ें जो आपको जानना बहुत सही रहेगा, ज़रूरी है। जिसमें 2015 में एक कमेटी फाउंड की गई थी, जिसमें TSR सुब्रमण्यम हेड थे। मैं आपको इनके बारे में बता देता हूँ कि ये एक्स कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुके हैं, और लेकिन इनके जितनी भी रिकमेंडेशन थी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो उसके बाद 2016 में एक और कमेटी फाउंड की गई, जो डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जिनके हेड थे, कमेटी डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, जिन्होंने जितने भी एस्पेक्ट्स रखे वो 31 मई 2019 में रखे गए, जिन्हें अभी 29 जुलाई 2020 में एक्सेप्ट कर लिया गया कैबिनेट के थ्रू। और मैंने जैसा आपको बताया कि सब कुछ धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, मतलब इसको अप्रूवल मिल जाएगा पार्लियामेंट में। तो श्योर है कि ये एजुकेशन पॉलिसी आएगी, क्योंकि हर जगह इनकी मेजॉरिटी में सरकार है। और इसके वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हाईलाइट्स को मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा, लेकिन लास्ट में नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी बताऊंगा, जो बहुत ज़्यादा जानने ज़रूरी है, जो शायद और किसी वीडियो में आपको ना बताए जाएँ। तो मैं आपको इसमें आया हुआ सबसे बड़ा चेंज बता देता हूँ, जो है MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसको बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया जाएगा। स्पेसिफिकली अभी एजुकेशन के लिए काम करेगी। ये इसका सबसे बड़ा स्पेसिफिक चेंज है, जो आपको साफ तौर पे नज़र आएगा। जैसा कि हम सब जानते थे कि 10th +2 क्लास सिस्टम था हमारे पहले, लेकिन अब इसको 5+3+3+4 में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें 5 में प्री NC, NC, KG और फर्स्ट सेकंड फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, जिसमें कभी भी पहले अमीर परिवार के बच्चे इसमें पढ़ लिया करते थे, लेकिन गरीब वाले इनमें ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, वो सीधा फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ाना शुरू करते थे। लेकिन अब हर जगह पे ग्रामीण इलाकों में भी इस चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा, और ये चीज़ बदली जाएगी। वहाँ पर भी इन सबको मतलब ऑथराइज किया जाएगा कि वो इसे पढ़ाएं, हर बच्चा ये सब पढ़ना ज़रूरी हो जाएगा, जिसमें गेमिंग के थ्रू एजुकेशन दी जाएगी। खेलते हुए इसमें किताबें ले जाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं रहेगा, और एक बार भी एग्ज़ाम नहीं होगा। और जो अगला पार्ट है जिसमें आता है 3rd, 4th और 5th, इसमें आता है बेसिक मैथ, साइंस, ह्यूमैनिटीज़। मतलब इसमें सब कुछ अच्छे से पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप जो सब्जेक्ट लेना चाहते हो वो लेकर पढ़ सकते हो। जो आप मतलब यहीं से आप एक तरह से चॉइस करोगे कि आपको कौन सी साइड जाना है। इसमें स्ट्रीम नहीं कहूँगा, क्योंकि स्ट्रीम का क्राइटेरिया आप ख़त्म कर दिया जाएगा इसके साथ। और उसके बाद आता है, इसमें एग्ज़ाम लेने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आता है 6th, 7th, 8th का सेट आता है, जिसमें स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर कोडिंग, ऐप डेवलपमेंट, ये सब आएगा, जो पहले से चाइना में हो रहा था। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे बड़ा चेंज लाएगा, क्योंकि बच्चे जब पहले से ही कंप्यूटर यूज़ करने लगे हैं, तो आप सब जानते हैं इस वक्त कंप्यूटर कितने ज़्यादा यूज़ हो गए, इंटरनेट से भी लोग अर्निंग कर सकते हैं। तो उसके लिए ये सब आ जाएगा, और लोगों को प्रोजेक्ट भी दिए जाएंगे छोटी छोटी कंपनीज़ की तरफ से, जो कंपनी के बिहाफ पे बच्चे उसे करेंगे। और इन द 4th पे है 9th, 10th, 11th, 12th। इससे पहले 10th पास करने के बाद 11th और 12th में हम अच्छे से मतलब किसी भी कंप्लीट स्टडी करते थे, डीप स्टडी करते थे किसी भी कोर्स को सेलेक्ट करके। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं है, आप चाहो तो जो सब्जेक्ट चाहो आप वो ले सकते हो और उसको पढ़ सकते हो। चाहे तो आप मतलब अब कोई भी बैरियर नहीं रहेगा कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स वाइज। इसमें यह है कि आपको जो सब्जेक्ट, अगर आप अकाउंट्स के साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो आप वो पढ़ सकते हो, आप मैथ्स के साथ पॉलिटिकल पढ़ना चाहते हो आप वो पढ़ सकते हो, और बस आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलम में आगे हो, या फिर आप म्यूज़िक में आगे हो, आप फुटबॉल, क्रिकेट, इनमें से किसी भी गेम में आगे हो, तो आप उसको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद आपको सिर्फ अपने उस गोल की तरफ परस्यू करना है हमेशा के लिए, जिस साइड भी आप जाना चाहते हो। ये इसका बहुत बड़ा चेंज है। लेकिन इसमें बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स है कि
ये जिस तरीके से बोल रहे हैं कि प्री एनसी एनसी केजी ये सब है, ये सब गाँव में भी जाके चेंज कराया जाएगा, मतलब वहाँ भी बच्चे करेंगे इस चीज़ को। बल्कि आज भी हम जानते हैं कि गाँव में जो टीचर्स हैं वो अगर इतने अनपढ़ कुछ टीचर हैं जो आके बैठे हुए हैं, उनको हम नहीं बदल पा रहे, हर जगह ऐसा खोखलापन है, तो हम ये सब कैसे डाल देंगे हर जगह। तो बाकी इसके बारे में आपको आगे बताता हूँ, अच्छे से नेगेटिव पॉइंट्स भी बताऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल ये सारी मेन हाइलाइट्स बता देता हूँ। और उसी के साथ 6 स्टैंडर्ड से 9 स्टैंडर्ड तक आपका सेमेस्टर सिस्टम होगा, मतलब अब से सेमेस्टर लिए जाएंगे। अब से ऐसा नहीं होगा कि आप पेपर पे पेपर दिए जा रहे हो, फर्स्ट क्या कहते हैं यूनिट टेस्ट, सेकेंड यूनिट टेस्ट, फिर हाफ ईयरली, फिर थर्ड यूनिट टेस्ट, फिर फाइनल, ये सब नहीं होगा। अब मतलब टेस्ट बेस सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, सीधा 360 डिग्री में फोकस होगा आपका सिर्फ मेंटल एबिलिटी, मेंटल डेवलपमेंट, और मतलब इन्हीं सब पे आपका फोकस होगा, जिसमें सिर्फ 2 बार टेस्ट लिया जाएगा, एक फर्स्ट सेमेस्टर और एक लास्ट सेमेस्टर, और बिल्कुल टेस्ट नहीं लिया जाएगा। कोशिश की जाएगी आपकी मतलब आपका ना सोचने का तरीका, नज़रिया बदले, उसको ब्रॉड किया जाए, सिर्फ एक किताबों में ना फंसा के रखा जाए। और एप्लीट्यूड टेस्ट कंपलसरी होगा, सबको एप्लीट्यूड टेस्ट देना है। तो अगर आपके एकेडमिक्स में मार्क्स कम है और इसमें अच्छे हैं तो आपका एकेडमिक्स ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा इसके थ्रू। मतलब अब सबके लिए चॉइसेस हैं, सिर्फ पढ़ने वालों के लिए नहीं है। जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, जो किसी भी और चीज़ में, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में हैं, वो लोग भी अब मतलब टोटल ओवर ग्रेड में एक अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, गुड मार्क्स के साथ अचीवमेंट शो कर सकते हैं। इसी के साथ जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, उन सब का सिलेबस का पैटर्न बिल्कुल सेम हो जाएगा। जितने भी स्टेट के होते हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है, कोई कहता है मैं सीबीएसई का पास आउट हूँ तो यूपी का कोई होता है तो इसमें डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये सब खत्म हो जाएगा। सब एक ही बोर्ड के पास आउट होंगे, सब एक ही तरीके से पढ़ेंगे। और मैं इसके साथ आपको बता दूँ, इंग्लिश अब बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। 5th स्टैंडर्ड के बाद आप अपने कोई भी लैंग्वेज पढ़ सकते हो, किसी भी लैंग्वेज से आप, या तो इंग्लिश, हिंदी, या फिर आप कोई भी जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज आप उससे पढ़ सकते हो। इसमें कोई भी अब पाबंदियां नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हो। और 6 स्टैंडर्ड के बाद आपको कोडिंग वगैरह आ जाएगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है जिसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो इसमें आगे इस पूरी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसकी मेन चीज़ों को देखेगी। मतलब जो भी इसके अंदर आगे अच्छी चीज़ें मतलब चेंज किए जा सकते हैं वो सब इसके अंडर होगा। ये खुद उसमें हमेशा मतलब वर्क इन प्रोग्रेस रहेगी। और मैं आपको बता दूं, आफ्टर 12th भी बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस किए गए हैं, जिसमें ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम है विद क्रेडिट ट्रांसफ़र। इसमें क्या है कि अगर आप आप बीटेक करते हो और 1 साल में आपको लग रहा है कि अब आप नहीं करना चाहते या फिर आप कुछ और परस्यू करना चाहते हो, तो आप उसे छोड़ सकते हो, लेकिन आपका वो साल बर्बाद नहीं जाएगा, उसके बदले आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और अगर आप 2 साल करते हो तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर आप 3 या 4 साल का पूरा कोर्स कर लेते हो तो आपको डिग्री मिलेगी। इसके साथ आपकी जितनी भी सर्टिफिकेट है, अगर आप बीटेक करने के बाद बीए कर लेते हो, बीए के बाद आप मास कम्युनिकेशन करते हो, तो ऐसा नहीं होगा कि आप किसी और चीज़ में जा रहे हो तो आपके वो मतलब बीटेक बर्बाद चल जाएगा। अगर आप मास कम्युनिकेशन में चल जाओगे तो आपके सारे क्रेडिट पॉइंट्स उसमें ऐड होंगे, जो एक वर्चुअल ऐप, वर्चुअल स्टोरेज बन जाएगा, जहाँ पे आपके पॉइंट्स बन के ये सब ऐड होंगे। वहाँ से भी आपके बारे में मतलब पता किया जा सकता है। अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाओगे किसी भी कंपनी में, तो आपके वो वर्चुअल क्रेडिट पॉइंट्स भी पता कर सकते हैं कि आपने क्या क्या किया है और कौन कौन, ये सब मतलब बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बहुत अच्छे से पता करने लायक, जिसमें आपके साल बर्बाद नहीं होंगे और आप कुछ भी कर सकते हो। आप अगर घुसे 1 साल आपने किया बीटेक, उसके बाद आप बीए ख़त्म की, फिर आपका मन किया आप बीटेक फिर से कर लो, तो आप अब आपको फिर से वापस से नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। 1 साल आप पढ़ चुके हो तो आपको बाकी का पढ़ना पड़ेगा। बस एक कैजुअल एंट्री टेस्ट होगा, ये थोड़ी मोड़ी क्राइटेरिया होंगे, लेकिन अब आपको ये सारे बहुत फ़ायदे मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे अब सबसे बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज आएगा कि जितने भी कॉलेजेस हैं वो सब एक अथॉरिटी के अंदर आ जाएंगे, उस एक अथॉरिटी के अंदर काम करेंगे। जितने भी प्राइवेट और सरकारी कॉलेज हैं सबका एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा सब्जेक्ट वाइज, उसके बिहाफ पे आपको एडमिशन मिलेगा। जितने भी पूरे देश में कॉलेज है, बस उसमें एक लॉ के कॉलेजेस और मेडिकल के कॉलेजेस को अलग किया गया है। उनको छोड़ के जितने भी कोर्सेज होते हैं वो अब एक ही अथॉरिटी के अंदर आएंगे। जैसे यूजीसी है, ऐसे 2-3 और हैं, यूपी और वेस्ट बंगाल के अलग अलग होंगे डिपार्टमेंट, इन सबको जोड़ दिया जाएगा और ये सब अब एक ही अथॉरिटी के अंदर आएंगे और उस पर परस्यू करेंगे, मतलब उस पर अलग अपना काम करेंगे। और इनके जो टेस्ट लेगा, जो पूरे ईयर में होंगे, जो लेगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आमतौर पे जेएनयू के एग्ज़ाम्स लेता है। जेएनयू के एग्ज़ाम दिए हैं तो उसमें यही है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये एनटीए है, जो गवर्नमेंट का यही एग्ज़ाम लिया करेगा पूरे इंडिया के। और मैं आपको इसके बाद बता दूं कि
अब डिस्टेंस लर्निंग भी होगी, मतलब अगर आप कोई अब यूपी का है, गुजरात का है, कोई यूपी यूनिवर्सिटी अपने गुजरात में अपने कोर्सेज भेज सकती है ऑनलाइन, और गुजरात वाला बिल्कुल ऑथराइज्ड कोर्स अपना पढ़कर पास आउट होकर बिल्कुल पक्की डिग्री लेकर आगे बढ़ सकता है उस यूनिवर्सिटी से। मतलब अब इतनी ज़्यादा खासियत हो गई है कि आपको वो कोर्स, वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं, आप खुद के यहाँ भी ऑनलाइन पढ़ सकते हो। तो ऑनलाइन स्टडी को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा गया है। और एथिक्स एजुकेशन को मतलब अब ज़्यादा ध्यान में रखा जाएगा। लोगों को एथिक्स जैसे आदमी को खुद ही सीखना पड़ता था, लेकिन अब हर आदमी एथिक्स को मतलब उसको अलग से पढ़ाया जाएगा, उसको आपकी पढ़ाई में आपको सिखाया जाएगा। अब अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं, मतलब अलग से तो लोग सीखते ही हैं, लेकिन पहले था कि हमारा एजुकेशन इतना ज़्यादा बिल्डअप नहीं था कि लोग ये चीज़ें सिखाएं जो एथिक्स की होती हैं, कि आपको कैसे बात करनी चाहिए, किसका मतलब कैसे ख्याल रखना चाहिए, छोटी छोटी बातें। तो ये सब आपको इसी में सिखाया जाएगा। और इन द लास्ट मैं आपको इसके नेगेटिव पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो मैंने इसमें ढूंढ के निकाले हैं, जो क्योंकि ये सिर्फ हाईलाइट है, अभी इसको पार्लियामेंट में पारित किया जाएगा तब आपको अच्छे से इसकी पूरी बातें बताई जाएगी। अभी सिर्फ हाईलाइट्स को निकाल के दिखाया गया है। इसमें क्या पता बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स निकलेंगे, और निकलने भी चाहिए, कमियाँ तो होती हैं हर चीज़ में, तो निकलेंगे, लेकिन वो अभी इसलिए नहीं बताई गई हैं ताकि इसको मतलब अभी अच्छा दिखाया जा रहा है, पूरा माहौल बन रखा है, इसमें सारी अच्छी बातें मैं खुद मानता हूँ। लेकिन इसमें एक बात ये बताई गई है कि कॉलेज गॉट फ्रीडम टू जनरेट ओन रेवेन्यू, यानी अब कॉलेज जितने भी सरकारी कॉलेजेस थे उनको जो गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट को भी पैसे देती थी, वो अब क्या है कि इनको फ्रीडम, इनको गवर्नमेंट तो पैसे नहीं देगी, थोड़ा मोड़ा शायद दे, मतलब मदद करे, लेकिन इनको अब खुद का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए फ्रीडम दे दी गई है। अब इससे मैं आपको बता देता हूँ कि हर कॉलेज का मिनिमम उनका क्राइटेरिया होगा, पूरे कॉलेजेस का एक मिनिमम फीस स्टैंडर्ड ये लोग तय कर देंगे। अब मिनिमम फीस स्टैंडर्ड तय करेंगे और गवर्नमेंट हेल्प नहीं करेगी किसी भी कॉलेज का, तो जब मिनिमम फीस स्टैंडर्ड तय करने की वजह से जो मिनिमम फीस स्टैंडर्ड होगा वो ऊपर होगा, मतलब उसे कम तय नहीं किया जाएगा, वो थोड़ा ज़्यादा तय किया जाएगा ताकि कॉलेजेस को मतलब और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो, क्योंकि कॉलेज का रेवेन्यू मेनली तो फीस से जनरेट होता है। लेकिन जब सबकी एक ही फीस होगी मिनिमम, तो वो यही होगा कि उस क्राइटेरिया को ऊपर कर दिया जाएगा। यानी अब सरकारी स्कूल कॉलेजेस हैं जो बहुत सस्ते में पढ़ाई करा देते हैं, जिसमें JNU है, वैसे JNU हटाइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो 10,000 में ही कोर्स करा देती है, 10,000 साल का, ऐसे बहुत से हैं अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, BR अम्बेडकर हो गई, जामिया मिलिया इस्लामिया हो गई। मैं दिल्ली से हूँ तो मैं दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ के नाम ले रहा हूँ, लेकिन बहुत सी जगहों पे ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ लेते हैं। लेकिन जब मिनिमम स्टैंडर्ड हो जाएगा तो मैं यकीन मानिए वो शायद BA जैसे कोर्स के लिए भी 50,000 के आसपास हो, और BA के लिए भी, मतलब इन सब के स्टैंडर्ड थोड़े बढ़ जाए, मेरे ख्याल से बढ़ी जाएंगे, जो मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अभी इस बिल को अच्छे से पारित किया जाएगा तब इसके सारे एस्पेक्ट्स निकल के सामने आएंगे। और सबसे एक और दूसरा पॉइंट है कि वेरी हाई पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू अवर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि जैसा कि इसमें बता रखा है कि जो प्ले स्कूल्स हैं उनको भी एकदम पक्का कर दिया जाएगा कि अब उसे पढ़ना ज़रूरी है, सबको पढ़ना ही है। तो आप एक बात देखिए, गाँव में आज भी बहुत जगहों पर स्कूलों में अनपढ़ टीचर हैं जो अच्छे से पढ़ा नहीं पाते, वो आंगनबाड़ियों में इनको ऑथराइज्ड किया जाएगा, तो इनकी कमियों को भी तो हटाना है। मतलब जब हम आज तक उनको नहीं हटा पाए, जो ख़राब टीचर है उनको बस एलिमिनेट करके अच्छे टीचरों की भर्ती नहीं करा सक पाए, तो हम इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को मतलब डालने में कितना टाइम लग जाएगा, बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा, और ना जाने कितने लूप होल्स होंगे इसमें, जिसके बारे में अभी बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मोटा पारित बिल होना चाहिए जिसमें कम से कम 200 पेजेस हों। लेकिन इसमें अभी हमें 71 पेजेस दिखाएं, जो भी हाईलाइट्स हैं, जिसमें मेन बातें, जो अच्छी बातें वो लिख के रखी गई हैं। और ये मतलब बहुत सी कमियां निकलेंगी, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मतलब इसमें मेन यही मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस हिसाब से बिल्डअप नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जब तक ये बिल आया है और जब तक इसे पूरी तरीके से अप्लाई किया जाएगा, ना जाने कितने दशक बीत जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि ये जल्दी से जल्द पारित हो, अच्छे से ये अप्लाई हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए, लेकिन मेरे को अफसोस है कि मेरे को नहीं लगता कि इतनी जल्दी हो पाएगा, बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम बीत जाएगा, शायद 2 दशक यानी 20 साल से भी ज़्यादा। जो भी मैं शायद कम ही बोल रहा हूँ, मैं नहीं जानता इस बारे में, बहुत टाइम बीत सकता है। और मेनली हमारे टीचर्स 90s के हैं, मतलब अब हमारे जितने भी टीचर हैं सब 90s के, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही मतलब जब पढ़ाने के तरीके में इतना बड़ा चेंज आ रहा है तो पढ़ाने वालों में भी चेंज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितने टीचर्स हैं उनको अभी हम यही सिखा रहे हैं कि वो बच्चों को कैसे पढ़ाए, गाने गा के किस तरीके से उन पे इम्प्लीमेंट करें, लेकिन अभी इतने बड़े चेंज के बाद हमें टीचर्स में भी चेंज की ज़रूरत है, उनकी जो TGT है उन सब में चेंजेस आएंगे। मतलब समझ लीजिए सब कुछ बदलने वाला है अगर इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और करना तो ज़रूरी है, लेकिन
टीचर्स का भी बैरियर हमारे ऊपर लग सकता है, क्योंकि हमें टीचर्स को पढ़ाने के ढंग में तो मेरे ख्याल से अभी से इम्प्लीमेंटेशन कर देना चाहिए। और सबसे बड़ा फैक्टर जो मतलब अभी इसके बारे में कोई नहीं जानता, सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि 70 to 90% या फिर शायद इससे ज़्यादा ही, क्या पता ये 5% ही हो, 90% एस्पेक्ट्स आर हिडन। अभी हमें कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, सिर्फ ये हाइलाइट्स बताई गई हैं, जो हाइलाइट्स अच्छी हैं ये तो सब जानते हैं, इसमें सिर्फ अच्छी बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ी कमी यही है। और भाजपा सरकार, जैसा कि आप सब जानते हैं, इससे पहले जितने बिल आए, जितने अमेंडमेंट आए, लास्ट में ही उनको अच्छे से दिखाया गया है, मतलब उससे पहले किसी को कुछ नहीं पता चलता। मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब ये पॉलिटिक्स ही है थोड़ा, मैं कहूँगा, जिसमें अभी गवर्नमेंट जॉब है कितनी सारी। मैं रेलवे की प्रिपरेशन कर रहा हूँ 1-1.5 साल से, तो जब से मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तब से वैकेंसी निकल रखी थी, लेकिन ये वैकेंसी इस इलेक्शन से पहले निकली थी। लेकिन अब आ रहा है कि कभी वो आधी बताई जा रही है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन तक आ रहे हैं इसके कि वो वैकेंसीज आधी हो गई, और बहुत जगहों पर बहुत सारी वैकेंसीज बंद हो रही हैं। रेलवे तो आने वाले वक्त में रोज़गार देने ही नहीं वाला है, और सबका प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बहुत सी कमियां हो रही हैं, लेकिन इनको दिखाया नहीं जा रहा है। सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें, इंडिया पाकिस्तान, अच्छी अच्छी चीज़ें, एकदम बढ़िया देश में लोगों के अंदर उबाल भर रहे हैं, घर में बैठे बैठे बढ़िया गाने लगा के, बढ़िया मोटिवेशन दे के। आया रफ़ाल, इससे पहले बहुत सारे मिग आए हैं, बहुत सारे मतलब सुखोई आए हैं जो अपने टाइम के बेस्ट थे, ये भी अपने टाइम का बेस्ट है, लेकिन इसको इतना ज़्यादा बढ़ा के दिखाया जा रहा है, जिसके हिसाब से मुझे लगता है कि अभी लड़ाई तो होने वाली है नहीं, ना होगी, कोई लड़ना नहीं चाहता। लेकिन ये सब ख़रीद के लाकर इतना मतलब इस तरीके से दिखाना शायद थोड़ा गलत है। हम आए हैं, हम सुपर पावर बने, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन इस तरीके से कि मतलब सिर्फ बड़ाई कर करके कुछ ठीक नहीं है। तो उसी तरीके से अभी इस बिल के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, सारे एस्पेक्ट्स एकदम हिडन है। अभी जब ये सामने आएगा तब इसके बारे में अच्छे से पता चलेगा, और ये पारित होगा तो मैं इसके बारे में आपको और अच्छे से डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। खैर, उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी मैं थोड़ा नया हूँ, हमारा चैनल थोड़ा नया है, तो हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जितना हो सके उतना सपोर्ट करें, लाइक करें वीडियो को, एक थम्स अप, और सब्सक्राइब तो करे ही करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, तो प्लीज़ कोई ऑफेंड ना हो।